हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंफ्यूजन लेकर बैठे हुए हैं कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें, तो एकदम बेसिक से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके एक एक डाउट्स को मैं यहाँ पर लूंगा ताकि आप आसानी से सब्जेक्ट में कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यूपीएससी कितने प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, कितने प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर आज हमारी चर्चा होनी है। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर डर रहे हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी ने 12 क्वेश्चन पूछ लिए थे और करंट में भी कुछ चीजें ऐसी थी जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड थी। तो इन सारी चीजों को कैसे प्रिपेयर किया जाए, प्रीलिम्स में कैसे प्रिपेयर किया जाए, मेंस में कैसे प्रिपेयर किया जाए, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जब आपको एकेडमिक पॉइंट, इंटरव्यू में भी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, पीटी का पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके सिलेबस में आपको एक शब्द मिलेगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। और मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 में आप देखेंगे, वैसे जीएस पेपर 3 में आपको 5 सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें आपको टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको अर्थव्यवस्था है, इसी में आपको पर्यावरण भी आ जाता है, इसमें आपका आंतरिक सुरक्षा भी आ जाता है और आपदा प्रबंधन भी आ जाता है। 5 सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि इसमें से आपको सीधे तौर पर 50 नंबर का, 250 नंबर का ये जीएस पेपर 3 होता है, इसमें 50 नंबर का आपको सीधे तौर पर साइंस एंड टेक देखने मिलता है। तो टेक्नोलॉजी का वहां पर सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहां पर सामान्य विज्ञान है। अब कई लोगों को लगेगा कि भाई प्रीलिम्स का पेपर है, उसमें सिर्फ सामान्य विज्ञान पढ़कर चले जाएंगे, काम हो जाएगा। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा कि यहां पर सिलेबस में दिया तो है जनरल साइंस, लेकिन ये जनरल साइंस पूछा जाता था 2013 से पहले। यूपीएससी 2013 से पहले सामान्य विज्ञान के प्रश्न बहुत सारे पूछता था, लेकिन 2013 के बाद यूपीएससी ने बहुत सारे बदलाव अपने अंतर्गत किए और इन्हीं बदलाव में 2013 के बाद जो वेटेज था सामान्य विज्ञान का वो कम होता चला गया और किसका बढ़ता चला गया, प्रौद्योगिकी का बढ़ता चला गया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे? तो भाई अगर आप अभी 2024 का पेपर उठाकर देखिए, 2024 में आपको एक प्रश्न आया था मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, सीमांत प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। यानी औद्योगिक क्रांति में 4 तरह की क्रांतियां आप पढ़ते हैं। पहली औद्योगिक क्रांति वो रही जब भाप का इंजन बना, आपका स्टीम इंजन डेवलप हुआ। दूसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई जब बिजली का उत्पादन हुआ, बिजली, विद्युत को आविष्कार कर लिया गया। तीसरी औद्योगिक क्रांति तब हुई जब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता चला, हमको आईटी के बारे में पता चला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, उसने बदलाव ला दिया। और चौथी औद्योगिक क्रांति है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। अब ये क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी पूछ रहा है। अब यूपीएससी जब इससे पूछ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो विज्ञान का प्रश्न हो जाता है? जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे, जैसे बायोफिल्टर्स के ऊपर प्रश्न आया हुआ है, तो यानी प्रौद्योगिकी आपको पढ़कर ही जानी होगी। जैसे पिछले साल अग्नि के ऊपर आया था, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पूछा गया था, क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, ये सारी चीजें तो आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। जब आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं तो वो तो विज्ञान का हिस्सा नहीं हुआ, और अगर विज्ञान का वो हिस्सा नहीं हुआ तो यानी सीधे तौर पर बात यही हो जाती है कि आपको सिर्फ प्रश्न सामान्य विज्ञान से नहीं आएंगे, आपको प्रौद्योगिकी से भी आएंगे। यूपीएससी 2024 के अगर प्रीलिम्स को देखें जो 16 जून को हुआ, उसमें 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आए, कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड भी थे। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे तो प्रीलिम्स के सिलेबस में पहली लाइन में दिया है कि भाई आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटनाएं, यानी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी आपके करंट अफेयर्स होंगे, उसमें जरूरी तो नहीं है कि वो दूसरे ही विषयों से हो, वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी रिलेटेड होते हैं, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा विषय इतिहास है, तीसरा आपका भूगोल है, चौथा आपका राज्य व्यवस्था है, पांचवा आपका अर्थव्यवस्था है, छठवां आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी और सातवां सामान्य विज्ञान है। लेकिन मैंने आपको क्लियर किया कि सामान्य विज्ञान लिखा है सिलेबस में, पढ़ना प्रौद्योगिकी पढ़ता है। फिर सवाल उठता है प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ें? जब दिया है इसमें प्रौद्योगिकी नहीं, तो फिर हम सिलेबस को कैसे डिकोड करें? तो सिलेबस के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा मेंस के सिलेबस पर। मेंस का सिलेबस आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाएगा। यानी मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखना है और तैयारी प्रारंभिक परीक्षा की करनी है, तब जाकर साइंस वाले टॉपिक को आप डिकोड कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे भाई दिया तो है ही नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो दौर अलग था। 2013 से पहले भरपूर मात्रा में विज्ञान से प्रश्न आते थे, अभी भी आते हैं लेकिन पूरे नहीं आते हैं।
लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको प्रौद्योगिकी से थोड़ा सा पर्दा साफ कर देता हूं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो प्रौद्योगिकी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो के कोई भी मिशन की बात कर लें, पीएसएलवी, जीएसएलवी, आदित्य L1, चंद्रयान 3, ये सारे कहां पढ़ोगे आप? स्पेस टेक्नोलॉजी में। डिफेंस टेक्नोलॉजी में चाहे वो आप पृथ्वी मिसाइल की बात करें, अग्नि मिसाइल की बात करें, आप इसी में त्रिशूल मिसाइल की बात करेंगे, ये कहां पढ़ेंगे आप? तो आप डीआरडीओ के बारे में इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में चाहे आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करें, क्रिस्पर कास9 की बात कर लें, कार-टी सेल थेरेपी की बात कर सकते हैं आप इसमें। इसी के अंदर 3 पेरेंट्स बेबी जैसे कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बायोटेक ने बहुत बदलाव कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मेडिसिन के बारे में चर्चा, अभी काबली पुरस्कार भी दिया गया इसमें। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा है और इसने तो पूरा का पूरा बदलाव करके रखा हुआ है। आज आपका जीवन एकदम आईटी ने चेंज किया हुआ है। संचार प्रौद्योगिकी, आप बातचीत कर पा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग्स हो पा रही है, इंटरनेट का प्रयोग कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। रोजमर्रा के जीवन में जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, सीवी रमन, होमी जहांगीर भी भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। सिलेबस में आपको एक चीज दी हुई है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यानी जो भारत में निर्मित प्रौद्योगिकी है उन पर भी आपको फोकस करना है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंतर्गत दी हुई हैं और अगर आपको सिलेबस के अंतर दी हैं तो आपको पढ़ना होगा। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना होगा, मेंस के लिए भी पढ़ना होगा। जैसा अभी भी वेटेज में 12 प्रश्न आए थे आपके और 12 प्रश्न अभी आए हैं और 15 प्रश्नों तक अमूमन संभावना है कि टेक्नोलॉजी से प्रश्न लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल रोजाना कर रहे हैं, सरकार कर रही है, आम जनता कर रही है। आप सोचिए, ई कॉमर्स आ गया है, आज आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? सारी चीजों में तो टेक्नोलॉजी काम आ रही है। आप आज की डेट में ऑनलाइन लेक्चर्स देख पा रहे हैं, ये भी तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। जो पहले पारंपरिक क्लासेस से आज की क्लासेस रूम बदल चुके हैं। तो यानी हम टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन नहीं सोच सकते। ई गवर्नेंस सरकार कर रही है, ई मंडी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। आप कितने सारी सरकार की सेवाओं को, बिजली के बिल को आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भर पा रहे हैं। तो यानी एक सिविल सर्वेंट को टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए और उसका उपयोग भी करना आना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये सिलेबस में सब्जेक्ट जोड़ा गया है और यहां से भरपूर मात्रा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यूपीएससी ने आरएफआईडी पे प्रश्न पूछा था। आरएफआईडी होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसका आप यूज करते हैं टोल नाकों पर। टोल, कभी आप गाड़ी में बैठे होंगे तो टोल कटता है तो एक फास्टैग लगवाया जाता है। अब वो फास्टैग आम भाषा में देखा जाए तो हर सबकी गाड़ियों पे लगा है, लेकिन वो काम किस पे कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आप घर में सीसीटीवी कैमरास को देख लीजिए, आपके घर में रिमोट को देख लीजिए, कितनी सारी चीजें हैं छोटी छोटी जहां पर टेक्नोलॉजी का आप भरपूर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो पेपर में पूछा भी जाएगा आपसे। तो यही सारी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको करंट के साथ अपडेट भी रहना होगा, क्योंकि नई रोजाना कुछ चीजें आ रही, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आज इंटरनेट के माध्यम से आप दूर बैठे, आप 500 किलोमीटर दूर भी अपनी गाड़ी को शुरू कर सकते हैं, घर के एसी को बंद कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आ गए। तो यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्यूचर टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, भविष्य की प्रौद्योगिकी है। हालांकि भारत अभी इसमें प्रयास कर रहा है और हम धीरे धीरे इसमें और भी आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी भी जाएंगी, आनी भी चाहिए। तो ये बात आपको समझने आई होगी। इसके अलावा विज्ञान में क्या पढ़ा जाए, ये भी तो सवाल है कि भाई इसके अंदर आपको साइंस भी तो दिया हुआ है, जनरल साइंस में क्या पढ़ा जाए? तो जनरल साइंस में आपको जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बायोलॉजी के पार्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको विशेष तौर पर जो पढ़ना होता है वो बायोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी, यानी मानव कार्य की। जैसे हमारा उत्सर्जन तंत्र है, आपका प्रजनन तंत्र है, इसी में आपका श्वसन तंत्र आ जाता है, पाचन तंत्र आ जाता है, आपका कंकाल तंत्र है। तो ह्यूमन एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। इसी में बॉटनी के बारे में भी देखना है, जैसे अलग अलग हार्मोन्स क्या होते हैं प्लांट्स के अंतर्गत, उनको भी पढ़ना होता है। इसमें बीमारियां, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपको हेल्थ रिलेटेड भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। बाकी भौतिकी और रसायन शास्त्र में ज्यादा प्रश्न प्रौद्योगिकी से बनते हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर बायोलॉजी से बनते हैं, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रकाश, लाइट, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ध्वनि, साउंड रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। ईंधन का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी ये सब्जेक्ट जुड़ता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी सारी चीजें आपको पढ़ना होगी जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे। और यूपीएससी के एग्जाम में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है तो 40 डेज का ये पूरा का पूरा एक हमारा
फाउंडेशन बैचेस में क्लासेस होती हैं जिसमें आपको 120 घंटे की क्लासेस मिलती हैं सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और साथ में SIP की क्लासेस, यानी कुल मिलाकर 150 घंटे की आसपास की क्लासेस आपको मिलती हैं करंट अफेयर्स के साथ, तब जाकर ये सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है। तो आप लोग कंफ्यूजन में हो कि भाई ये सब्जेक्ट कैसे नहीं प्रिपेयर हो रहा है, बहुत सारी चीजें, तो पढ़ना पड़ेगी। 150 घंटे आप जब समय देंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। इन सारी मतलब ये 150 घंटे की क्लासेस हमारे फाउंडेशन बैच का मैं आपको बता रहा हूं। फाउंडेशन बैच जैसे न्यू सीजन बैच है, ये फर्स्ट नंबर का, ये 26 जून से शुरू हो रहा है। इस 26 जून के बैच में अगर आप एनरोल करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया 120 घंटे की क्लासेस इसमें और SIP की क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, और साथ साथ आप मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। बस आपको क्या करना है, आपको ऐप या वेबसाइट पर जाना है। बैचेस का हिस्सा बनने के लिए आपको वहां पे सर्च करना है न्यू सीजन हिंदी बैच नंबर 1। वहां पर मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे। इसको यूज करने पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, और कोई भी तरह की आपको मदद होगी तो ये मेरे हैंडल्स हैं, यहां पर आप आकर क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहीं पर आपको एडमिशन रिलेटेड, टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी आती है यहीं पूछेंगे। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहां से आपको PDF वगैरह मिलती है। जैसे मेरे द्वारा सुबह 7 बजे एक सेशन कवर कराया जाता है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ाता हूं, उसकी PDF पेपर वो भी आपको आसानी से टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। बट आपके कोई डाउट्स आए तो मनीष श्रीवास्तव GS, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर आप क्वेश्चंस बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये थोड़ा बहुत समझने आया होगा। बाकी आप क्लासेस में जुड़कर हमारे साथ और अच्छे से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।